प्रिय दोस्तों, आपकी मांग पर मैं अपनी वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज को आज से पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आई अगेन स्टार्ट एंड कंटिन्यू my video geography series from today, and the lecture number is 15। आज मैं भारत के संदर्भ में उद्योगों के स्थानीयकरण पर सीमित चर्चा करूंगा। टुडे I will talk about the localization of industries in India in brief। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए विभिन्न पुस्तकों में आपको 1 दर्जन से अधिक कारक गिनाए गए हैं, लेकिन इनमें से 2-3 कारक ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। There are dozens of factors mentioned in different books about the localization of industries in India, but I may say that only a few factors are effective in localization of a particular industry। तो हमें जो मौलिक चीज़ है, आधारभूत जो कारक है, उस पर विचार करना चाहिए। तो देखिए, एक तो वह उद्योग होते हैं जिनको वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहते हैं, यानी ऐसे उद्योग इंडस्ट्री जिसमें लगने वाले रॉ मटेरियल का भार, वेट, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु से बहुत अधिक होता है। The weight losing industries are those where the weight of raw material used is much higher than the weight of finally finished goods। अब इसमें जैसे आज हम केवल इसी पर बात करेंगे, एक कारक पर ही बात करेंगे। जैसे आप ले लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा ले लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री, तीसरा ले लीजिए एल्युमिनियम इंडस्ट्री, चौथा ले लीजिए पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग। बस इन्हीं पर हम केंद्रित करते हैं। ये जो मैंने 4 गिनाए हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कागज उद्योग, ये सब वेट लूजिंग इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज के संदर्भ में दूसरा कंसेप्ट ये जान लीजिए कि ये उद्योग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, समन्वित उद्योग वे होते हैं जहां एक ही स्थान पर उस उद्योग से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। सो द नंबर 1 इज द इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। सो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज आर दोज वेयर all the processes of manufacturing of a particular item are completed at one place। इनको तो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज, विकेंद्रीकृत उद्योग, जो
जिसके तहत अमुक उद्योग के विभिन्न उत्पाद के अलग अलग स्थानों पर केंद्र होते हैं। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। उद्योग के स्थानीयकरण के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग। तो एक तो किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल महत्वपूर्ण होता है। एक जो होता है वो मार्केट महत्वपूर्ण होती है। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट, यातायात, परिवहन की सुविधा, और भी तमाम कारक हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण हैं। अब लीजिए आयरन स्टील इंडस्ट्री का। ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। इसमें 2 तरह के कच्चे पदार्थ भारी मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 आयरन ओर, लौह अयस्क, और नंबर 2 कोयला, कोल, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ताप शक्ति के उत्पादन के लिए। ये 2 होते हैं। तो भारत में जो लौह इस्पात उद्योग का कारखाना है, ये तो आप जानते हो कि पहला स्टील प्लांट स्थापित हुआ था 1907 में, 1907 में। कहाँ पर? साकची नामक स्थान पर। ये कहाँ पर है? ये स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के कॉन्फ्लुएंस पर है। अब ये जो है किस में चला गया है? अब ये झारखंड में चला गया है। पहले अनडिवाइडेड बिहार था। ये किसने स्थापित किया? जमशेद जी ने। और मैं वहां पर गया भी हूं, उस कारखाने के अंदर भी गया हूं, सारी प्रक्रिया को भी लोगों से देखा, सुना और समझा। तो ये जो स्थानीयकरण हुआ वहां पर जमशेद जी ने जो लगाया, चूंकि ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, भारी मात्रा में आयरन ओर यूज होता है। और याद रखें आप, खदानों से जो आयरन ओर आता है वो तुरंत यूज नहीं होता है उसी रूप में, वो तो चट्टान के रूप में होता है। उसको रिफाइन किया जाता है और उसमें से ओर की मात्रा निकाली जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो स्थानीयकरण हुआ वह दोनों कच्चे पदार्थों के मध्य में हुआ, यानी आयरन ओर फील्ड के और कोल फील्ड के बीच में। कोयला कहाँ से मिलता है इसे? झरिया कोल फील्ड से, वो भी झारखंड में ही है। और नोआ मंडी से इसको जो है कच्चा लोहा, आयरन ओर, लौह अयस्क प्राप्त हो जाता था और अब भी प्राप्त हो रहा है। तो ये 2 कच्चे पदार्थों के मध्य में है। लेकिन बहुत से ऐसे लौह इस्पात उद्योग हैं जो या तो केवल कोयला क्षेत्रों में स्थापित है, लोहा आसपास से मंगा लिया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, और झारखंड का ये बताया आपको कि दुर्गापुर, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी एक लाइन से हैं ये। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड का, ये सब कोयला क्षेत्र में है। 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं यहाँ पर। कौन से? रानीगंज और झरिया। लेकिन बहुत से ऐसे स्टील प्लांट हैं, जैसे भद्रावती का स्टील प्लांट है कर्नाटका का, विजयनगर है स्टील प्लांट, तमिलनाडु का सेलम स्टील प्लांट है, ये आपका
छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, ये सब लौह अयस्क की खदानों के पास हैं, लौह अयस्क की खदानों के पास हैं, क्योंकि कोयला इनको अन्यत्र से प्राप्त हो जाता है, लेकिन भारी मात्रा में जो लौह अयस्क यूज होता है वो यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए, मैंने एक और भी जिक्र किया था, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री और डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री। तो भारत की जो सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री आयरन स्टील की है वो भद्रावती है। वहाँ एक ही जगह सारा जो है वो जो खदानों से आयरन ओर आता है उसको रिफाइन किया जाता है, उससे ओर निकाला जाता है, फिर उससे पिग आयरन बनता है, पिग आयरन के बाद फिर उससे स्टील बनाया जाता है, फिर स्टील बीम बनती है, फिर स्टील की चद्दरें बनती हैं, फिर इनको रोल डाउन किया जाता है। आपने मालगाड़ी में इस तरह के रोल जाते हुए देखा होगा स्टील का। ये सारी प्रक्रिया जो है वो भद्रावती में होती है। यद्यपि जमशेदपुर में भी ये सारा इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन सबसे बड़ा एक कारखाना। तो ये अब आप न जाने के डायरेक्ट स्टील बन जाती है। पहले लौह अयस्क को रिफाइन करके और निकाला जाता है, बहुत कम मात्रा में पूरे टोटल वेट के अनुसार निकलता है। फिर इस ओर को प्रोसेस करके पिग आयरन बनता है, और जिसे कच्चा लोहा कहते हैं, और पिग आयरन को फिर प्रोसेस करके स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, और पुनः कुछ प्लांट्स में इन्हें पुनः प्रोसेस करके स्टेनलेस स्टील बनता है। ये प्रक्रिया होती है स्टील की चद्दरों को बनाने तक। बाद में ये इसके एलाइट जो कारखाने होते हैं जहां इसके विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट इसे बनाए जाते हैं, किचन के जो यूटेंसिल्स बनाई जाती हैं, वो अलग अलग इनसे एक्सिलरी हैं जो इनसे संबंधित होती हैं। और देखिए, कुछ तो ऐसे आयरन स्टील प्लांट हैं हमारे देश में, वो ना तो कोयला के पास स्थित हैं और ना ही वो आयरन ओर माइन के पास स्थित हैं। जैसे इसके दो उदाहरण हैं। विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में, गोपालपुर आयरन एंड स्टील प्लांट्स ओडिशा में। ये दोनों इनके करीब नहीं हैं, लेकिन किसके करीब हैं? ये कोस्टल एरिया में, तट पर हैं। तो ये तीसरी लोकेशन होती है, लोकेटिंग फैक्टर होता है आयरन स्टील के लिए, कि प्रॉक्सिमिटी टू सी पोर्ट, यानी समुद्र पत्तन से निकटता। क्योंकि बाहर से रॉ मटेरियल मंगा लेते हैं और फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये दोनों सुविधाएं गोपालपुर और विशाखापट्टनम को है। तो मतलब ये मैंने बताया कि 3 मेजर फैक्टर हैं इसमें। नंबर 1, और इस तरह से जब आपको परीक्षा में पूछा जाता है, अब तो डिस्क्रिप्टिव इस तरह से बहुत कम पूछते हैं, एनालिटिकल प्रश्न आते हैं। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लोकेशन में 3 कारक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी ऑफ नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या क्या है? कच्चा वो आयरन और लौह अयस्क और कोयला। तो ये या तो कोयले के पास स्थापित हो सकता है आयरन स्टील इंडस्ट्री, या आयरन और माइन के पास हो सकता है, या दोनों के मध्य में। दोनों के मध्य में एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेद। दूसरा इसका होता है कि ये सारी सुविधाएं ऐसी जगहों पर जहां प्राप्त हो, ऑल द फैसिलिटीज फैक्टर्स आर अवेलेबल, जहां ये इंटीग्रेटेड रूप में वहां पर प्रोसेस होते हैं सारी चीजें। जैसे भद्रावती का नाम लिया मैंने, विजयनगर स्टील प्लांट जो है वो इंटीग्रेटेड प्लांट का सब। वैसे भिलाई भी जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। और तीसरा प्रॉक्सिमिटी टू दी सी पोर्ट। ये तीन मेजर हैं। और क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री इज ए वेट लूजिंग इंडस्ट्री। यह जो है भार खोने वाला उद्योग है। ये मैंने पहले भी बताया, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिस उद्योग में प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे पदार्थ का भार माने वेट अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु के भार से बहुत अधिक होता है, उसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो आज हम जो अब इस तरह से जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो बिना उदाहरण दिए अगर आप लिखेंगे, खाली ऐसे लिखते जाएंगे कच्चे पदार्थ की बहुत ज़रूरत होती है, लोहा चाहिए उसके लिए, कोयला चाहिए, और ये चाहिए, यातायात की सुविधा चाहिए, पूंजी चाहिए, ऐसे लिखने पर नंबर नहीं मिलेगा। आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि मेजर फैक्टर क्या है, उदाहरण देना पड़ेगा आपको, तब आपका उत्तर कंप्लीट होगा। तो आज मैंने एक इंडस्ट्री को टच किया लोकेटिंग फैक्टर में, जिसमें लिया वेट लूजिंग इंडस्ट्री का उदाहरण लिया, जिसमें जो है वो कच्चा पदार्थ, प्रॉक्सिमिटी टू सी पोर्ट, ये दो महत्वपूर्ण कारक इसके हैं जिनकी व्याख्या हमने अभी की। अब आगे हम इसी तरह एक एक कंटिन्यू करेंगे और आप अपनी फरमाइश। एक हम सज्जन ने हमसे कहा कि सर स्लोप इवोल्यूशन पर एक आप वीडियो बनाइए। अब देखिए स्लोप इवोल्यूशन में जो तमाम थियरी है, पैरेलल रिट्रीट थियरी है, बैक वेस्टिंग थियरी है, डाउन वेस्टिंग थियरी है, इसको जब तक चाक और डस्टर लेके क्लासरूम में न समझाया जाए तो वीडियो के माध्यम से हम कैसे समझा सकते हैं इसको। ये तो हम 15-20 मिनट का बनाते हैं। देखिए हाथ में लिए हैं और अब हाथ भी दर्द करने लगा मेरा। तो ये इस तरह के वीडियो लेक्चर हम बोल तो देंगे, लेकिन आप उसको इमेज नहीं बना पाएंगे कि बैक वेस्टिंग क्या होती है, पैरेलल रिट्रीट क्या होता है और डाउन वेस्टिंग क्या होती है। अगर आप जोर देंगे तो हम इस पर बना देंगे लेक्चर। इस समय तो मैं एकदम फ्री हूँ और वडोदरा में हूँ, बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है, और जब कहिए जितना कहिए वीडियो लेक्चर हम बनाते रहें आपको। आज बस इतना ही। ध्यान से सुनिए, इसको समझिए, फिर इनको मेरी पुस्तक में दिया हुआ इसी तरह का, जो अभी मेरी पुस्तक आई है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इंग्लिश में, अब भारत का भूगोल हिंदी में। ये मात्र किसी शॉप पर आप खरीदेंगे तो केवल 400 रुपये को मिलेगी। और जानते हैं सबसे बड़ी साइज में ये हिंदी माध्यम में 736 पेज की है और इंग्लिश माध्यम में ये 686 पेजेस की है। पेजेस का अंतर केवल जो स्क्रिप्ट होती है इंग्लिश और देवनागरी की, वो मात्राओं के कारण है, अन्यथा मैटर का कोई अंतर नहीं है। नमस्कार।